हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12 के बीएसटी के चैप्टर 5 करने जा रहे हैं और ये है ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑलरेडी हमने 4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। सो आप उसको भी पहले देखें। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, ये हम करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, इसका क्या फीचर है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में करेंगे और हम इसे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो आफ्टर प्लानिंग, प्लानिंग जो है पहला स्टेप है मैनेजमेंट का। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो जो भी हमने प्लान कर रखा उस प्लान को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। सो प्लानिंग इज मस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग। पहले हम प्लान करते हैं देन वी गो फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है? सो ऑर्गेनाइजिंग इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच मीन्स ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एज पर एज द सेट ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लो आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, तो ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि आपने कोई कि हमें ये अचीव करना है। सो कोई टारगेट अचीव करना है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, टाइम पीरियड है आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है या और भी लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और उसको ऑर्गेनाइज करके ही ऐसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा जिससे कि हम उस ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट कर रखा उसको अचीव कर पाए। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प इन डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा डेवलप करना। फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा डेवलप करना। ठीक है, जैसे मान लो कि कौन हेड होगा, देन डिविजनल हेड कौन होंगे, फिर कितने सब डिविजनल हेड होंगे, ठीक है, और कितने वर्कर होंगे, ये सब, ये एक स्ट्रक्चर डेवलप करना, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग द वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है, एक तो आप हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें एक फ्रेमवर्क डिसाइड करना होता है, जिस फ्रेमवर्क के, ये एक फ्रेमवर्क होगा जैसे हु विल बी द हेड होगा, डिविजनल हेड कौन होगा, सब डिविजनल हेड कौन, वर्कर कौन होंगे, कौन क्या काम करेगा। इस चीज को डेवलप करने को बोलते हैं फ्रेमवर्क डेवलप करना। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि हम सिर्फ फ्रेमवर्क ही नहीं डेवलप करते हैं, हम इसमें ये भी डिसाइड करते हैं कौन किसको अकाउंटेबल होगा, कौन वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करना। वर्कर बाय क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस जॉब एंड पोजीशन की को, मान लो कि डिविजनल हेड है, वो हेड से जो जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उससे उससे उसको जवाबदेही है। अगर कुछ भी हो तो जो भी ये पूछें उनको जवाब देना होगा। ये इनसे ऑर्डर लेंगे, कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसको बोलते हैं वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है, सो ये सेटअप करना भी, ये भी स्टैब्लिश करना, इसको भी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस क्या आता है? प्रोसेस मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो प्रोसेस विच इंक्लूड सर्टेन स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स होते हैं उसके अंदर जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है हमारे पास क्या करना है हमें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि फर्स्ट स्टेप होता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द वर्क दैट इज टू बी डन सो दैट वी अकम्प्लिश द गोल और ऑब्जेक्टिव सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सारे काम है, ठीक है, ये, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट में, और इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट ऑल वर्क इज नीडेड टू बी डन। ठीक है, और जब हमें ये पता कर ले कि क्या क्या वर्क है, हम आइडेंटिफाई वर्क विच दे अपॉन द ऑब्जेक्टिव। हम कैसे वर्क डिसाइड करते हैं कि हमने जो सेट कर रखा है उसके बेसिस पे। ठीक है, और इतना ही नहीं बल्कि जब हम पता चलता है हमें क्या क्या काम करना है, देन हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं। जब छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं तो उसको बोलते हैं हम कि डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, ये डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है छोटे छोटे पार्ट में बांटने के बाद। नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारा, वो आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड डिवाइडिंग इनटू मैनेजेबल लेवल, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ग्रुप ऑल द सिमिलर वर्क टुगेदर दैट इक्वल डिपार्टमेंट। मान लो कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें फाइनेंस का काम है एक, मान लो प्रोडक्शन का काम है, ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग का काम है, तो इसको अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर देना। सो जब हम सिमिलर वर्क को एक एक
ग्रुप में जैसे मान लो कि सिमिलर वर्क है, फाइनेंस है, तो उसको एक अलग डिपार्टमेंट बना देना। मान लो प्रोडक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरह से जब हम क्या करते हैं कि सिमिलर वर्क जो होता है उसको सिमिलर वर्क टुगेदर, दिस प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है। सो एक ही तरह का वर्क को एक ग्रुप में डाल देना और उसको और उसको उसको उसी को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है। ऑल द वर्क विच आर रिलेटेड टू परचेस, जो परचेसिंग डिपार्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है। और ये डिपार्टमेंट वही काम करेगा जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, कौन क्या काम करेगा। हमने डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, हमने वर्क आइडेंटिफाई कर लिया, डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया। ठीक है। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप इज असाइनिंग द ड्यूटी टू द एम्प्लॉय आफ्टर डिपार्टमेंट आर मेड एंड ईच डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड विद द इंचार्ज। द नेक्स्ट स्टेप इज टू गिव द जॉब और असाइनिंग द वर्क टू द एम्प्लॉय, कि जो लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उनको काम देना, क्या आपका काम है। ठीक है। सो अंडर दिस स्टेप वर्क इज टू बी गिवन टू ऑल द एम्प्लॉय। ठीक है। तभी तो हम जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर पाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मैंने बताया ना कि कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो हर आदमी अपने मर्जी से काम कर रहा है। दूसरी बात है कि वो अगर आपको रिपोर्ट करना है, मान लो कि आपको एक दिन में काम दिया गया है, मैनेजर ने दिया काम डिविजनल हेड को ये काम करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन जो है डिविजनल मैनेजर हैज टू वर्क फ्रॉम द मैनेजर ओनली। ठीक है। मीन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द देम। हु इज सुपीरियर, कौन किससे ऑर्डर लेगा, सुपीरियर से ऑर्डर लेगा। और कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किससे लेगा। यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर से ऑर्डर लेगा, उसी को रिपोर्ट करेगा। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अगर ये नहीं है तो देयर विल बी कंफ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई अकाउंटेबल नहीं होगा और इस तरह से जो सेट ऑब्जेक्टिव है पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत जरूरी है कि कौन किससे ऑर्डर लेगा और किसको रिपोर्ट करेगा एट द एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क। सो दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट तो हमारा आता है इंपॉर्टेंस क्या ऑर्गेनाइजिंग का। इंपॉर्टेंस हम देखते हैं, अभी हमने प्रोसेस पढ़ा है। इंपॉर्टेंस में क्या है कि एक तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। आपको पता है स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि अगर हम काम बांट देते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हेल्प इन स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एज वी नो दैट डिवीजन ऑफ वर्क इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। पहला स्टेप था डिवीजन ऑफ वर्क था, और जब हम काम को बांट देते हैं तो दिस लीड टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है। क्यों, अगर जो लोग फाइनेंस में एक्सपर्ट है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग में जो है उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे दिया। अब यही काम करते 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 दे बिकम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, एंड व्हेन दे बिकम एक्सपर्ट वी से दैट देयर इज डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है। और वो काम ज़्यादा एफिशिएंट वे में कर पाएंगे क्योंकि बार बार करते करते वो एक्सपर्ट हो जाता है उस काम में, और इस तरह से का फायदा भी ऑर्गेनाइजेशन उठा सकता है। ठीक है। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, आपको पता है ना कि यहाँ पे मैंने बताया था रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करना। कौन किससे ऑर्डर लेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, ये क्लियर होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब कोई डेवलप करते हैं तो वर्किंग रिलेशनशिप यानी कि हु विल टेक ऑर्डर फ्रॉम हुम एंड हुम ही विल रिपोर्ट, दैट इज क्लियरली डिफाइंड। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट सबको पता होता है उससे क्या काम करना, किससे ऑर्डर लेके काम करना है और एट द एंड किसको रिपोर्ट करना है। तो इससे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड ए क्लैरिटी ऑफ वर्क। मैंने बताया ना कि यहाँ पे वर्किंग रिलेशनशिप है, कौन किससे ऑर्डर लेगा और किसको रिपोर्ट करेगा, इसलिए सबको पता है क्या काम है क्या नहीं है। ठीक है। और इससे कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, जब कोई भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी अपना काम करा जो उससे मिला हुआ है और किसको एट द एंड रिपोर्ट करना ये पता है उससे। तो इस तरह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है। नहीं तो अगर मान लो मुझे काम दिया गया है और कोई पूछने वाला नहीं है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो मैं तो वैसे बैठा रहूँगा, आधा अधूरा काम करूँगा। लेकिन हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें बताना है कि जो काम मिला वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से चाहे तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है या बाकी रिसोर्स मटेरियल है, वो सारे चीज़ प्रॉपरली
यूटिलाइज होता है और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सब आदमी अपने अच्छी तरह से काम कर रहा है, हर रिसोर्स पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो जो रिसोर्स है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो पाएगा और वेस्टेज नहीं होगा, और इस तरह से हम इजीली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। एडॉप्शन ऑफ चेंज, देखो अगर मान लो कि हमें कोई बदलाव लेके आना है, ठीक है, तो हम उस तरह से फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं जिससे कि हम चेंज एकोमोडेट कर पाए। Organizing function help in framing structure of organization with the help of establishing working relationship. So this framework will help in bringing the changes in the organization very easily. ठीक है, अगर मान लो कि आपको पता है कि किसको सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर है, तो अगर हम सुपीरियर कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं तो सबऑर्डिनेट को बोलेगा, और सबऑर्डिनेट जो है उसको पता है कि इनसे ऑर्डर लेना है, हम उसी को हमें ऑर्डर लेके परफॉर्म करना है। तो इस तरह से नया चीज को हम इजीली इंट्रोड्यूस कर पाएंगे और अपने सबऑर्डिनेट को बता पाएंगे और उनसे काम करवा पाएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब होता है जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में उनको पर्सनल बोलते हैं हम, थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब जैसे मान लो कि एज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन हेल्प इन फ्रेमिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस स्ट्रक्चर हेल्प इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय वेरी इजली। अब क्या है कि हमने हमने जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसमें लोग काम कर रहे हैं, तो काम करते 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 दे बिकम एक्सपर्ट, एंड इन दिस वे देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, दे विल प्रोड्यूस मोर नाउ, so they will know more about their work, how to do it, in what way it can be done, so that wastage of resources is not take place. So ये सब चीज़ आसानी से हो जाता है अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं तो प्रॉपर वे में, और इस तरह से जो लोग काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग मिलता है, और ये ट्रेनिंग से एम्प्लॉय का जो मोराल है या एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी पॉसिबल है इजीली। अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इज टू दैट टू हेल्प इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर एम्प्लॉय का ग्रोथ होगा, यानी कि एम्प्लॉय अगर ज़्यादा सीखता है, उसको मौका मिलता है सीखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, कम समय में कर लेगा, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। ठीक है, so if owner want to expand their business, then they can add in the product in their already existing। अब मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्कूल है, मान लो इसमें 10th में सपोज 5 सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है और एक सब्जेक्ट ऐड करना है, तो ऑलरेडी आपको सब कुछ स्ट्रक्चर है, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐड करके एक टीचर हायर कर सकते हो और इस तरह से उसको ईजिली इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है। उसके लिए अलग से स्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है, सेटअप है, आप उसमें एक प्रोडक्ट ऐड करना है या एक ऐसा न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग जो होता है हेल्प करता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, द प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉल्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, जिस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज रेफर्ड to develop the framework, that is why they process of। ठीक है, ये अब मेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप कौन कौन से होते हैं, होते हैं डिविजनल और फंक्शनल। सबसे पहले हम फंक्शनल कौन सा है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोस्टली यूज्ड बाय दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एज पर एज द टाइप ऑफ फंक्शन। जो काम के बेसिस पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अगर परचेसिंग डिपार्टमेंट हो गया, वो सिर्फ परचेसिंग करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदना, ये सब चीज़। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, उनका काम होता है सिर्फ प्रोड्यूस करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, वो सिर्फ फाइनेंस के बारे में देखते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, किस तरह से पैसा, ये सब चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बटा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं, और ये डिपार्टमेंट हम क्रिएट करते हैं बेस्ड अपॉन द फंक्शन, and that is why it is called functional structure। ठीक है, under this they design the department according to the function performed by in the business। for example if organization purchasing में purchasing department भी है, marketing है, finance है, selling department है,
और परफॉर्म देन द डिपार्टमेंट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिजाइन अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, मैंने हम क्या बताया कि एक तो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शन के बेसिस पे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं और इसी को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। स्पेशलाइजेशन, जैसे फाइनेंस वाला फाइनेंस का ही काम कर रहा है बार बार अगेन एंड अगेन ही इज डूइंग द सेम वर्क, और इस तरह से ही बिकम स्पेशलाइज। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का काम बार बार कर रहा है, इससे एक्सपर्ट हो जाता है, और दिस लीड टू स्पेशलाइजेशन। और जब स्पेशलाइजेशन होता है तो हम कम समय में काम कर लेते हैं, बेटर में काम कर पाते हैं, एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, तो इसका फायदा हो सकता है। कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश, हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप करते हैं कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे, और जब तक कोऑर्डिनेशन हो रहा है सारे डिपार्टमेंट के अंदर में, तो हम आसानी से ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं, गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट होगा। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, पैसा रॉ मटेरियल खरीदना, उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट गया, वहाँ उसने पैसा देर से दिया या कम दिया, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली सही नहीं हो पाया। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस तरह का कोऑर्डिनेशन डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हर डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे, एंड ओनली आफ्टर कोऑर्डिनेशन ये ऑब्जेक्टिव जो है पूरा हो सकता है। ठीक है, ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा, हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। देखो, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मेक इजी टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो एज द मैनेजर नीड टू चेक द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। अब मान लो एक मैनेजर है, उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट है, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेस डिपार्टमेंट हो गया। अब ये क्या है कि इसके नीचे भी लोग काम कर रहे हैं, इसके भी नीचे लोग काम कर रहे हैं, इसके भी नीचे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सिर्फ इसके थ्रू अपने नीचे वाले के बारे में जान सकता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इस तरह से मैनेज, नहीं तो अगर एक मैनेजर को सबको ये इनको भी देखना होता, उसके नीचे भी देखना होता, ये तो दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट। और हो सकता है इतना सारा काम देखने के लिए उसे इट में अंडरमाइन द एफिशिएंसी को अंडरमाइन हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वो मैनेजर के थ्रू अपने उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको बढ़ जाता है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, मिनिमाइज कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे वर्क डिवाइड किया हुआ है फंक्शन के बेसिस पे, और हर डिपार्टमेंट को पता है क्या काम करना है, तो यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है। ये नहीं कि फाइनेंस वाला प्रोडक्शन का भी काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाला फाइनेंस का भी काम कर रहा है, इस तरह का ओवरलैपिंग नहीं होता है। और ओवरलैपिंग नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, और ये भी एक फ़ायदा है। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। एक तो इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशन, देखो हर डिपार्टमेंट अपने बारे में सोचता है, फाइनेंस वाला सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, मार्केटिंग अपने बारे में सोचेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है, वो गोल इग्नोर होना शुरू हो जाता है, और ये सही नहीं है, क्योंकि हम जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल इग्नोर होगा तो ऑटोमेटिकली हम वो गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफिकल्ट इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। हम पता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन के बेसिस पे हम डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, और ये डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है, तभी जाके हम गोल को अचीव कर पाएंगे। लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल होता है कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे, और इनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट होता है, हमेशा अपने डिपार्टमेंट को आगे लाने की कोशिश करने में दूसरों को सप्रेस करते हैं, और इसकी वजह से भी गोल अचीव करना मुश्किल हो जाता है। हैंडल इन हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, वैसे मान लो एक फाइनेंस वाला सिर्फ फाइनेंस में ही काम कर रहा है, ज्वाइन किया तब से रिटायरमेंट तक, तो उसे बाकी सारी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होगी, प्रोडक्शन की नहीं होगी, परचेसिंग की नहीं होगी। तो इस तरह से कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है कि एक बंदे को सारे चीज़ का नॉलेज हो, इसका भी, मार्केटिंग का भी, ये भी। सो इसीलिए बोलते हैं हर्डल, मतलब रुकावट आता है कंप्लीट डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। 2 स्ट्रक्चर होता है, पहला तो फंक्शनल है जिसमें हम डिवीजन क्रिएट कर देते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इट इज ए सेकेंड मोस्ट यूज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ये याद रखना कि जो अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, गारमेंट भी प्रोड्यूस कर रहा है, और आई मीन कुछ और चीज़ भी प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो कि
फुटवेयर भी प्रोड्यूस कर रहा है और गारमेंट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर तो इसमें क्या होता है कि वो दो डिवीजन क्रिएट कर देता है, ये डिपार्टमेंट नहीं है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, जैसे गारमेंट भी बना रहा है और फुटवेयर भी बना रहा है, तो वो क्या करेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। For example, if organization is manufacturing two different divisions, two different types of product, then two different division of will be created. And अगर अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे हम दो डिवीजन क्रिएट कर देते हैं, गारमेंट डिवीजन हो गया या आपका फुटवेयर डिवीजन हो गया, तो उसको वो डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये फंक्शन के बेसिस पे नहीं है। हेंस वी कैन से दैट डिविजनल स्ट्रक्चर विल बी अप्लाइड व्हेन द बिजनेस इज हैविंग टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, और हर प्रोडक्ट इज हैविंग ओन सेपरेट डिपार्टमेंट, ठीक है, एज पर एज द फंक्शन दे नीड टू परफॉर्म। अब आता है इसका एडवांटेज क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग। देखो मान लो कि गारमेंट डिवीजन है और आपको फुटवेयर डिवीजन है, तो गारमेंट डिवीजन अपना डिसीजन लेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसे कोई कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है इनसे। वहाँ पे क्या था कि परचेस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सब कंसल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसे कितना पैसा मिलेगा, कितना प्रोडक्शन करना है, वो सारा कंसल्ट करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे गारमेंट वाला अपना जो भी डिसीजन लेना हो लेगा, आई मीन फुटवेयर वाला जो डिसीजन लेगा वो इजीली ले सकता है। इस तरह से डिसीजन बड़ा ज़्यादा क्विक हो जाता है, यहाँ पे जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब जैसे गारमेंट बनाने वाला सिर्फ गारमेंट ही बना रहा है, फुटवेयर बनाने वाला सिर्फ फुटवेयर बना रहा है, और इस तरह से दे बिकम स्पेशलाइज इन देयर ओन प्रोडक्ट। और जब स्पेशलाइजेशन होता है तो ऑटोमेटिकली उसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को जरूर पहुंचता है। स्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे क्या है कि हर डिवीजन जो है वो अकाउंटेबल है अपने सुपीरियर को, ठीक है। और इस तरह से ईच डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडेड विद अ डिफरेंट हेड। जैसे मान लो फुटवेयर का अपना एक हेड है, तो फुटवेयर वाला जो उसको रिपोर्ट करेगा, और गारमेंट का अपना एक हेड है, तो वो उसको रिपोर्ट करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर डिवीजन का अपना हेड होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है काम कराना, और अकाउंटेबिलिटी, हर डिवीजन को क्या जिम्मेदारी दिया जाता है वो देखना, और क्या वो जिम्मेदारी पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस तरह से एक अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। जैसे मान लो कि इस डिवीजन गारमेंट डिवीजन, उसने बोला कि आपको 500 शर्ट बनाने हैं, तो ये अब ये नीचे वाला उसको रिपोर्ट करेंगे कि बना कि नहीं बना। तो जवाबदेही हुआ कि अगर इसने अपने सबऑर्डिनेट को बोला ये इतने शर्ट बनाने के लिए, तो जो सबऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, अकाउंटेबल होगा, किसको, अपने हेड को। और इस तरह से अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश किया जाता है। लीड टू फ्लेक्सिबिलिटी, under this divisional structure the employee of one department can be transferred to the department of another division, so that divisional structure help in bringing the flexibility for the organization। तो इस तरह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, अगर मान लो फाइनेंस वाले को मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो आप फुटवेयर डिवीजन में हो, काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको, तो वहाँ पे आप सब कुछ देख रहे हो, फिर तो जो डिविजनल हेड है वो फुटवेयर का फाइनेंस भी सब कुछ देख रहा है, तो इससे नॉलेज है, तो ही कैन बी ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट, और इस तरह से ये फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ। सो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इजीली पॉसिबल एज ए न्यू डिवीजन कैन बी एडेड वेरी इजीली फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो अगर मान लो कि आप फुटवेयर बना रहे हो, गारमेंट बना रहे हो, और कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप उसको अलग से डिवीजन क्रिएट कर सकते हो, और इस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो ये था हमारा एडवांटेज था। किसका एडवांटेज था, ये डिविजनल स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो एक डिवीजन जो है वो आगे निकलने की कोशिश करेगा, और इस तरह से दूसरा, तो डिविजनल स्ट्रक्चर में लीड टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग द डिफरेंट यूनिट ड्यू टू एलोकेशन ऑफ फंड। मान लो कि फुटवेयर डिपार्टमेंट को फंड कम मिला, गारमेंट डिपार्टमेंट को ज़्यादा मिला, तो इस तरह से फंड और एनी अदर रीजन के लिए कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इंक्रीज इन कॉस्ट। अब देखो कैसे, द डिविजनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मे इंक्रीज द कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर द डिफरेंट। अब अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है, तो अलग अलग आपको उसमें रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होगा, और ज़्यादा रिसोर्सेज लगेगा फिर तो
और इस तरह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मैंने बताया कि हर डिपार्टमेंट हर डिवीजन अपने बारे में सोचता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचता है कि किस तरह से पॉपुलर करे, क्या करे, कैसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, और वो फिर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है ना उसको इग्नोर हो जाता है इस प्रोसेस में। तो इसलिए ये एक डिफेक्ट है आपका डिविजनल डिविजनल स्ट्रक्चर का, ठीक है। सो हमने देखा इसमें कि किस तरह से डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर जो था पहले वो का एडवांटेज इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा इसमें कि एक सुपीरियर कितने लोगों को मैनेज कर पा रहा है। इट मीन द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कैन बी वर्कड अंडर वन सुपरवाइजर, ठीक है। अब देखो नैरो भी हो सकता है या वाइडर भी हो सकता है। अगर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कब होता है, वेयर द सुपीरियर मैनेज ओनली स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मान लो 4-5 लोगों को मैनेज कर रहा है तो इसको बोलते हैं नैरो है। और अगर वाइडर है यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को मैनेज या कंट्रोल करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, देन दैट बिकम एट ए टाइम, देन दैट बिकम वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इट रिजल्ट इन द रिजल्ट टॉल स्ट्रक्चर, जैसे ये है देखो, अगर मान लो इसके नीचे भी दो आ जाएंगे, सो एक स्ट्रक्चर टॉल इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये इसको मैनेज कर रहा है, इसके नीचे ये मैनेज हो रहे हैं, इसके ये फिर ये इसको मैनेज कर इसके नीचे। लेकिन अगर मान लो क्या होता है कि एक मैनेजर है जो कि बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहा है, और एक हम यहाँ कर सकते हैं, फिर यहाँ भी और एक कर सकते हैं, तो इस तरह से ये जो इसका बेस जो होता है ब्रॉडर होता है, इसका फ्लैटर बेस होता है, इसका जो होता है टॉलर बेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या, when the manager are carrying organization process, then as a result of organizing process an organization structure is created to achieve systematic working and and efficient utilization of resources. This type of structure is known as formal। देखो अगर मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है जिसमें कि हम सिस्टमेटिक वर्किंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, सिस्टमेटिक वर्किंग डेवलप करते हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे फिक्स है, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा है, जो सेट रूल है रेगुलेशन है उसके बेसिस पे काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर बोलते हैं हमको। सो इट स्पेसिफाई क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटीज एंड किसका क्या जिम्मेदारी है, किसका क्या अथॉरिटी है, और देयर इज ए सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सिस्टम डेवलप हुआ है, उसके बेसिस पे सारा काम हो रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल बोलते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी, ये फंक्शनल भी हो सकता है, भी हो सकता है ये, ठीक है। फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फीचर एक तो इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन, कौन किस जॉब का किसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन होगा ये डिफाइन होता है, ठीक है। और इतना ही नहीं बल्कि ये बताता है कि हु हैज़ टू रिपोर्ट टू होम और हु हैज़ टू टेक वर्क फ्रॉम होम, तो ये सब चीज़ डिफाइन होता है क्लियरली, सो कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। इट ले डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर एसेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ, सो रूल मैंने बताया जो ऑर्गेनाइजेशन रूल और प्रोसीजर के ऊपर बेस होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल। इट इज़ डेलिबरेटली डिजाइन, ये जानबूझ के पर्पसफुली हम डिजाइन डेवलप करते हैं बाय द टॉप मैनेजमेंट, ये नहीं कि खुद ही काम होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट 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 प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू परफॉर्म देन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एमंग द एम्प्लॉय। यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करते हैं, हमें काम करना है और उस काम के लिए हम रूल्स हमने डेवलप कर रखा है, हमने ये कर रखा है किसको किससे टॉप मैनेजमेंट डेवलप करता है पर्पसफुली, और इतना नहीं बल्कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी डेवलप है। सो कोई पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बेस पे काम नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सब चीज़ चाहे कि कोऑर्डिनेशन जो है डिपार्टमेंट के बीच में क्या है, कौन कितना, सब कुछ
ऑलरेडी डेवलप किया गया है, एंड जो वर्कर होते हैं या जो भी उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें उन सेट रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे ही काम करना है, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एडवांटेज क्या है फॉर्मल का, इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो कि हमें पता है किसको हमें ऑर्डर देना है या किससे हमें सबऑर्डिनेट को पता है कि किससे हमें ऑर्डर लेना है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होता है कि आपको ये करना है, ये आपका काम है। अगर नहीं हो रहा है तो हम फिक्स कर सकते हैं कि आपने अपना काम पूरा नहीं किया। सो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं कि वो उसको करना था। मान लो प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ये तो हम आप क्या, अगर अगर वो ब्लेम कर रहा है दूसरे को, वो तीसरे को ब्लेम कर रहा है, तो इस तरह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सारा रूल्स के बेस पे होता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एवरीबडी नो दैट व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे ट्राई टू डू इट। सो वी कैन, अगर मान लो काम पूरा नहीं हो रहा है तो हम इजीली फिक्स कर सकते हैं कि क्यों काम पूरा नहीं हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। नो एम्बिग्विटी इन द रोल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि आपका काम क्या है, सुपीरियर का क्या क्या काम है, वर्कर्स का क्या काम है, ये सब चीज़ फिक्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। और इससे हर आदमी अपना ड्यूटी करता है, अपने जो भी उनको मिला हुआ है, जो भी रोल उनको दिया गया ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट चेन ऑफ कमांड। तो आपको पता है कि सुपीरियर हो गया और सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। सो हमें पता है कि यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है वो कमांड जो लेगा वो सिर्फ सुपीरियर से ही लेगा। सो इस तरह से कमांड हैज़ टू कम फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सो ये भी इस्टेब्लिश होता है कौन किससे कमांड लेगा। सो यूनिटी ऑफ कमांड होता है। इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, अब इसमें क्या होता है कि सबको इट लीड टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल providing the framework of the operation to be performed and ensure that the each employee know the role he has to play। So हर एम्प्लॉय को पता हो क्या उसका रोल है, क्या करना है, कैसे करना है, किससे ऑर्डर लेना है, किसको रिपोर्ट करना है। और अगर ये ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे, तो हम इजीली गोल को अचीव कर पाएंगे। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड। सबको पता है किसका काम है, ये करना है, और किसका क्या स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम। अगर मान लो कुछ कंफ्यूजन होता है तो देयर इज रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड अपॉन दैट ही कैन करेक्ट हिमसेल्फ। और इस तरह से एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलते रहता है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी होता है फॉर्मल का। एक तो लीड टू प्रोसीजर डिले, हर चीज़ प्रोसीजर के बेसिस पे होता है, हर चीज़ जो प्रोसीजर है उसके बेसिस पे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, प्रोसीजर डिले हो सकता है, चेन ऑफ कमांड है, आपको वही फॉलो करना है। अगर आप चाहो कि हाँ मैं खुद से कर लूँ, अपने मर्जी से कर लूँ, तो नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से ये सब चीज़ करने में हमें डिले या देरी होती है उसके अंदर। डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट, अब यहाँ पे आप हर एम्प्लॉय को काम मिला हुआ है और उसके हिसाब से उसे काम करना है, अपना टैलेंट या अपना स्किल शो नहीं कर सकता हो, और इस तरह से उसे एक रिजिड रूल्स प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये लोग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है क्रिएटिविटी को, टैलेंट को नज़रअंदाज करता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इट इग्नोर ह्यूमन रिलेशनशिप। आपको पता है कि जब लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके अंदर एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं है। यू गो एंड वर्क एज ए मशीन, आपको क्या मतलब है, आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं, आपका काम असाइन किया गया उसके हिसाब से करना है। तो इस तरह से ह्यूमन रिलेशनशिप को ये इग्नोर करता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में जिससे कि लोग मिलजुल कर काम कर सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको इनफॉर्मल बोलते हैं, ठीक इसके ऑपोजिट होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वन इन विच interaction among the people at work give rise to a network of social relationship among the employee। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपस में एक ही जगह पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, करते करते एक नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। और जब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इमर्ज फ्रॉम, और ये जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारे लोग आपस में बात करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, और इस तरह से एक अलग सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है उनके अंदर। और जब ऐसा रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, देन
सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब एक चीज जरूर याद रखना है कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इमर्ज होता है। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इमर्ज होता है ये। फीचर क्या क्या है, एक तो ओरिजिनेट विद इन द फॉर्मल, अभी मैं वही बताया ना मैंने कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर लोग बातचीत कर रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं, एक दूसरे डिस्कस कर रहे हैं, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, और दैट लीड टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो मैंने बताया था प्रोसीजर रूल्स है, कौन किससे किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन, हो सकता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप्ड बाय द ग्रुप ऑफ मेंबर। कोई जरूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर से ही लेगा, नहीं, वो आपस में बात करके कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है सबऑर्डिनेट और ऊपर से बात कर सकता है, किसी से जाके मिल सकता है। जैसे मान लो कि एक टीचर है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले एचओडी के पास जाए, उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास जाए। टीचर कैन डायरेक्टली गो टू प्रिंसिपल। सो इस तरह का इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कोई प्रोसीजर कोई रूल्स बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं होता है, कोई किसी से भी डिस्कस कर सकता है कोई भी इश्यू को। नो डिफाइंड स्ट्रक्चर, सो इसमें इनफॉर्मल में कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, रिलेशनशिप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं होता है। ये जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप होता है मेंबर के बीच में। बिहेवियर इवोल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स, देखो ये क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवोल्व फ्रॉम द ग्रुप नॉर्म्स रादर देन ऑफिस डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन। आमतौर में फॉर्मल में क्या होता है, ऑफिशियली लेट डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो यहाँ पे जो होता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर जो होता है वो ग्रुप नॉर्म के बेसिस पे होता है। ग्रुप जो डिस्कस करता है, ग्रुप जो उन्हें अच्छा लगता है कि ऐसे होने से ज़्यादा बेटर हो सकता है, उसके बेसिस पे नॉर्म्स डेवलप होते हैं, लोगों का बिहेवियर डेवलप होता है ऑर्गेनाइजेशन में। और स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि हम बैठ के प्लान करते हैं फिर डिस्कस करते हैं देन बनाते हैं, नहीं, ये अचानक इमर्ज हो जाता है। ऐसा कोई डेलिबरेट क्रिएटेड नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑटोमेटिकली ये स्पॉन्टेनियस मतलब बिना कोई प्लान के शुरू हो जाता है। सो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल बोलते हैं। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज में आता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज फास्ट, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले सब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास आएगा फिर उससे और नीचे आएगा, नहीं, डायरेक्टली एनीबडी कैन टॉक एंड डिस्कस है। तो इस तरह से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन था बहुत जल्दी फ्लो करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड। तो मैंने बताया था ना कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सोशल नीड को ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, और इससे लोग खुश नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे सोशल नीड को भी ध्यान में रखा जाता है, बातचीत करना, डिस्कस करना, प्रॉब्लम को डिस्कस करना, और इस तरह से ये एक सोशल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि सोशल नीड को भी पूरा करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड फास्टर एज वेरियस शॉर्ट कमिंग्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ओवरकम। हम यहाँ पे जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये है आपका शॉर्ट कमिंग है, डिसएडवांटेज है, कमियां हैं, उसको हम दूर करके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं, और इस तरह से ये हम जो ऑब्जेक्टिव है उसको आसानी से अचीव कर पाते हैं। डिसएडवांटेज भी ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। इसमें बैड इनफॉर्मल ग्रुप कैन हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लो कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतना सही नहीं है, अगर अगर एक ऐसा ग्रुप डेवलप हो रहा है जो कि कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक तरह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि एन अनकोऑपरेटिव इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप जनरली ऑब्स्ट्रक्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। मान लो कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिटी है, अगर जो हेड है वो कुछ चेंजेस लाना चाहता है, इन लोग सब मिल जाएंगे, मिल के उसको अपोज करेंगे। अगर मान लो मैनेजमेंट नहीं मानता है तो हो सकता है रिटायर कर अब ये सब अपना जॉब छोड़ दें, तो ये सब डर बना रहता है, और इसकी वजह से नया चेंज लाना मुश्किल हो जाता है अगर वो सबके फेवर में नहीं है तो। ठीक है, सो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू गेट फेवर ऑफ द मेंबर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इवन द रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय में गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल। और मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कुछ ऑब्जेक्टिव है,
ठीक है। मेंबर जो है कुछ रिस्पॉन्सिबल मेंबर भी होते हैं, कुछ इरेस्पॉन्सिबल भी होते हैं। अगर मान लो सोशल ग्रुप बनता है वहाँ पे, इनफॉर्मल ग्रुप बनता है, और ये जिम्मेदार था, लेकिन क्योंकि इनके साथ है तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के खिलाफ चला जाएगा, और इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ को हैम्पर करता है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट है बहुत। सो एलिमेंट क्या होता है इसका, एक तो अथॉरिटी होता है, 3 एलिमेंट होते हैं डेलीगेशन के, और अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी हम देखेंगे, तीनों को समझेंगे क्या है एक एक करके। पहले हम अथॉरिटी देखते हैं। अथॉरिटी इज नथिंग बट द राइट और द पावर विद द एग्जीक्यूटिव विच द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड देम विद द एम ऑफ अकम्पलिशमेंट। देखो, अगर मान लो कि जो हेड है उसको कुछ पावर दिया गया है, और उस पावर को यूज करके वो बाकी लोगों से काम करा के जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अगर पूरा करता है, देन दैट पावर इज कॉल्ड अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड द पावर टू असाइन ड्यूटी। कौन सा पावर, कि किसको क्या काम करना है, ये देने का पावर अपने सबऑर्डिनेट को। और ठीक है, एंड मेक देम एक्सेप्ट एंड फॉलो इट, और ये बोलना कि ये तुम्हें ये करना है आपको। आपके पास ये अथॉरिटी मतलब होता है कि आपके पास पावर है कि आप अपने सबऑर्डिनेट को काम दे सको और उनसे काम करवाओ। ठीक है, अथॉरिटी फ्लो, और हमेशा अथॉरिटी सब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोवाइडेड। अब आता है नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नथिंग बट द ड्यूटी, जो कि हमें जॉब के साथ मिलता है। मान लो सबऑर्डिनेट ने, सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट से अपने नीचे वालों से बोला कि ये काम करना है, तो ये एक जिम्मेदारी आ जाता है इसके ऊपर, एंड उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी टॉप टू से नीचे आता है, नीचे की तरफ आता है। ठीक है, इन अदर वर्ड, इट इज द ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी ऑफ द पर्सन टू कंप्लीट द टास्क गिवन टू हिम और हर। जिम्मेदारी, ठीक है, जो आपको दिया गया वो पूरा करना। ए पर्सन इज एलिजिबल टू डेलीगेट द वर्क टू द सबऑर्डिनेट बट नॉट द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी। देखो, आप एक सबऑर्डिनेट, सुपीरियर है जो हेड है, वो अपने नीचे वाले को कुछ काम, मान लो कि बहुत सारे काम इसको बोला गया ऊपर से करने के लिए, या इसके पास बहुत सारे काम है, तो कुछ काम वो नीचे वाले को दे देगा, अपने सबऑर्डिनेट को दे देगा कि ये आप करो, करके दो मुझे। तो यहाँ पे काम ये देने का पावर तो है, लेकिन क्या होता है कि ये अब काम दे के ये नहीं कि वो करे ना करे, नहीं, ये आपको देखना है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके ऊपर वाला आपसे पूछेंगे कि काम हुआ कि नहीं हुआ। आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि मैंने अपने सबऑर्डिनेट को दिया था, वो अभी तक किया नहीं। नहीं नहीं नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपको जवाबदेही है कि काम क्यों नहीं हुआ। आपसे, आपके सुपीरियर आपसे पूछेंगे। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो प्रिंसिपल ने बोला है सारे टीचरों को कि आप टाइम टेबल बना के दो, एक टीचर ने अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट को दे दिया टाइम काम करने के लिए, अब प्रिंसिपल उस टीचर से पूछेगा, वो टीचर जो है वो अकाउंटेबल है कि क्यों नहीं हुआ। ये नहीं वो बोल सकता है कि मैंने अपने अपने सबऑर्डिनेट को दिया था, उन्होंने शायद नहीं बनाया, ये नहीं। सो अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी देयर। आप पावर आपके पास है काम करवाने का, आप नीचे वालों को काम दे रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आपका अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं हो जाता है। दैट मीन्स इवन इफ ही ट्रांसफर हिज वर्क, ही विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेलीगेशन ऑफ और द अकम्पलिशमेंट ऑफ द वर्क। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, मैंने अभी बताया, जवाबदेही। इट इज नथिंग बट द लाइबिलिटी क्रिएटेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, आंसर देना होता है। अगर मान लो आपको कुछ काम दिया गया कि आपको 100 यूनिट्स कुछ बनाना है, मान लो कि आपने 80 बनाया, तो आपको जवाब देना पड़ेगा क्यों नहीं बनाया। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, वो नीचे वाले ने नहीं बना के दिया मुझे, और सबऑर्डिनेट लोगों ने नहीं बना के दिया, नहीं। सो दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, हेंस इट इज आंसरेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ असाइन ड्यूटी। जो भी आपको काम दिया गया है वो अगर आप करते हो या नहीं करते हो, तो उसके लिए आप आंसरेबल हो। Once a person accept authority, he deemed to accept responsibility and accountability. ठीक है, एट दैट। तो अगर मान लो किसी के पास सबसे अथॉरिटी है, तो उसके साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी मिलता है, दोनों मिलता है। सो इन सिंपल टर्म, अथॉरिटी मीन्स नो नथिंग बट पावर, काम कराने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। और अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि आंसर, आपको
आपको जो काम दिया गया हो अगर आप नहीं करते हो तो यू विल हैव टू आंसर दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सो मीनिंग क्या है, राइट टू कमांड बताया था मैंने, रेस्पॉन्सिबिलिटी काम करने का, और जवाबदेही अगर आप नहीं करते हो तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, डेलीगेशन मतलब अब ये हम कैन बी डेलीगेटेड, जैसे मान लो एक मैनेजर का बहुत ज़्यादा काम है तो थोड़ा काम नीचे वाले को दे देगा तो हम डेलीगेट कर सकते हैं। कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, अब क्या है यहाँ पे हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उन्होंने नीचे वाले को काम दे दिया लेकिन ऊपर वाले उससे पूछेंगे कि आप काम हुआ कि नहीं हुआ, तो आप अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। और जब आपके ऊपर वाले ने आपसे पूछा तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने तो नीचे वाले को दे दिया था काम करने के लिए, वो किए नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपको तो सो इसीलिए हम बोलते हैं कि एंटायरली डेलीगेट नहीं होता है, और कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये तो हमारा जो आंसरेबिलिटी है वो तो आप डेलीगेट कर नहीं सकते हो, आपको बताना पड़ेगा आप नीचे आपने काम पूरा क्यों नहीं किया। आप किसी भी आप उस काम नहीं हुआ उसका उसका जिम्मेदारी आप किसी और पे नहीं डाल सकते हो। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, फ्रॉम द पोजीशन, जिस पोजीशन पोस्ट पे हो, मान लो मैनेजर हो या डिवीजन मैनेजर हो तो उससे आपका अथॉरिटी शुरू होता है। और यहाँ पे जो मैनेजर अपने नीचे वाले को जो काम देता है तो उससे अथॉरिटी, ठीक है, सॉरी ये दूसरा जो था कौन सा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता आता है, और एराइज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी होता है तो आंसरेबल होते हैं आप। फ्लो फ्रॉम, ये मैंने बताया था कि डाउनवर्ड होता है, फ्लो डाउनवर्ड होता है, फ्लो अपवर्ड हो सकता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले को जवाब देना होता है, तो इसलिए फ्रॉम डाउनवर्ड सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर आता है। ठीक है, ये हो गया। सो इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।